कि बच्चा जब बड़ा होता है और जब वो देखता है कि उसका मामला अटकने लगा है, उसके बाद अब डुअल सिटीज़नशिप है, तो एक तो ये इसके लिए प्रिविलेज की बात होती है कि उसके बाद डुअल सिटीज़नशिप है, लेकिन उसके चूँकि कुछ तज़ाद हो जाते हैं तो वो फिर खुद ही डिसाइड करता है, चाहे वो लड़का है लड़की या कोई भी जेंडर, वो डिसाइड करता है कि वेदर वो कौन सी सिटीज़नशिप को अपनाना चाहता है। जस्ट सॉइल का प्रिंसिपल अपनाना चाहता है, उसके थ्रू जो उसको सिटीज़नशिप हासिल हुई, या जस्ट सैंगुइनस के थ्रू जो सिटीज़नशिप हासिल हुई। ठीक है, ये हमारा था बाय बर्थ का पूरा जायचा, यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिटीज़नशिप। ठीक है भाई, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स को स्टडी किया, फिर डबल सिटीज़नशिप को भी स्टडी किया। ठीक है, ये सब आपने एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप 2 है वो है बाय नेचुरलाइजेशन। अच्छा, नेचुरलाइजेशन का थोड़ा सा प्रिंसिपल अलग है पहले से। इसमें क्या होता है कि कोई भी फ़र्द सिटीज़नशिप तब एक्वायर करता है जब वो खुद से अपनी ज़ाती रज़ामंदी से अपनी सिटीज़नशिप जो उसको हासिल हुई है वो चेंज करना चाह रहा हो। ठीक है, सही। तो वो मेथड कहलाता है नेचुरलाइजेशन, जिसमें बच्चा जो है या फ़र्द जो है वो अपनी सिटीज़नशिप खुद चेंज करना चाह रहा हो। ठीक है, अडॉप्ट कर ले, आप कह सकते हैं कि अडॉप्ट करना चाह रहा हो। ठीक है। अच्छा, ऐसी सिटीज़नशिप जो है ना वो कुछ रियासतें देती हैं, लेकिन हर कंट्री का एक कानून होता है, आपको पता है। हर कंट्री की डेमोक्रेसी होती है, जुरिस्डिक्शन होती है, और हर रियासत का कानून है जो एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, या मैंने अंडरलाइन की हुई है कुछ लाइंस, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश करें इसे थ्योरी में ना लिखें। ठीक है, नेचुरलाइजेशन का जितना मार्क है ना, 3.5 लाइन उतना ही लिखें। ठीक है, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है ना नेचुरलाइजेशन का, पूरा आप एमसीक्यूज़ के लिए रिमेंबर रखें, अच्छे से रिमेंबर रखें। जैसे कि कुछ रियासत नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस तब किसी को ग्रांट करती है जब वो बाशिंदा जो है वो उस रियासत में ज़्यादा अरसे के लिए रह रहा हो, तो बंदे को तब सिटीज़नशिप मिलेगी। अगर वो अडॉप्ट करना चाह रहा है तो फिर उसको फ़लानी जगह पे ज़्यादा देर तक रहना है। इसके अलावा अगर आप यूके पे देख लें या अमेरिका में देख लें तो 5 साल रहना लाजमी है, तब जाके आपको सिटीज़नशिप मिलती है। अगर आप फ्रांस की सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे 10 साल आपको कायम रहना पड़ेगा, तब जाके आपको सिटीज़नशिप मिलेगी। इसके अलावा जापान के अंदर आपको सिटीज़नशिप अगर चाहिए तो वहाँ पे आपको किसी भी जापानीज़ वुमेन से शादी करनी होगी। कोई भी जापानी औरत से अगर आप वहाँ शादी करेंगे जो वहाँ की बाशिंदी होगी, तो आप भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे एज ए जापानीज़। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ओथ भी ले सकते हैं। ओथ मतलब आप जो हैं वो कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं, पेपर्स बनवा सकते हैं अपनी ट्रांसफरेंस के लिए कि मैं अपनी सिटीज़नशिप अपनी विल से ट्रांसफ़र करता हूं। तो उस सूरत में भी आपको कुछ रियासतें ऐसा प्रिविलेज दे देती हैं। ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि कुछ रियासतें कहती हैं कि हम आपको तभी सिटीज़नशिप देंगे अगर आपके पास उनके रियासत की करेंसी जितने पैसे जो उन्होंने मखसूस या तयशुदा रखे होते हैं वो हो, सफिशेंट मनी, तो वो आपको सिटीज़नशिप दे देती है। यूएसए के अंदर अगर आपको सिटीज़नशिप चाहिए तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज में महारत होना ज़रूरी है, तभी आप वहाँ रह सकते हैं। ठीक है, यह हमारा था स्टेप 2 बाय नेचुरलाइजेशन। अब हमारा है स्टेप 3 बाय इनडायरेक्ट रिकग्निशन। इनडायरेक्ट रिकग्निशन बहुत छोटा पैराग्राफ है, आपने पूरा लिखना है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, अच्छा ये थोड़ा अलग है। ठीक है, ये उस पहले वाले से अलग है, नेचुरलाइजेशन से अलग है। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ कोई औरत जो है वो सिटीज़न बनना चाहती है किसी दूसरी रियासत की, तो उसको जो है उस दूसरे रियासत के फ़र्द से शादी करनी होगी, या तो फिर उसको उस दूसरी रियासत के पब्लिक सर्विस में अपने खिदमात को अंजाम देना होगा, जैसे कि फ़ौज। ठीक है, या पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है, या तो फिर उसको जो है वो उस जगह पे ज़्यादा देर तक रहना होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट रिकग्निशन का जो लुग़वी मायना है वो ये है कि अपने ज़रिए नहीं
अपने ज़रिए नहीं, दूसरे वसीले के ज़रिए जो है आप किसी रियासत में अपनी सिटीज़नशिप को एक्वायर कर लें, ग्रैब कर लें। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बाशिंदा किसी लंबे अरसे के लिए 12 या 20 साल के लिए किसी रियासत में रह रहा है, तो वो रियासत उस बाशिंदे को ये प्रिविलेज देती है कि वो अपनी शनाख्त उस बंदे को दे देती है। ठीक है। इसके अलावा यह है कि आप जो है वो अगर दूसरी जगह पे दाखिल हो गए गलती से, या आपको किसी ने ट्रांसफ़र कर दिया, आप कहीं चले गए, तो आप तब भी उस केस में जो है अपनी विल के थ्रू अपनी शनाख्त हासिल कर सकते हैं एज ए सिटीज़न। ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक पूरा था एक्वायरेशन ऑफ सिटीज़नशिप। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना इन द एंडिंग, वो है लॉस ऑफ सिटीज़नशिप। सिटीज़नशिप का लॉस कैसे होता है।